हम बात करेंगे लैंग्वेजेस एंड स्क्रिप्ट्स के बारे में। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि सम्राट अशोक के जो इंस्क्रिप्शंस हैं, जो शिलालेख हैं, इनको किन भाषाओं में लिखा गया था एंड इन शिलालेखों को लिखने के लिए किन लिपियों का या किन स्क्रिप्ट्स का इस्तेमाल किया गया था। इसके पहले वाले लेक्चर में भी मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी। एक बार मैं फिर से आपके साथ में उस चीज़ को डिस्कस कर लेता हूँ कि भाषा एक अलग चीज़ होती है और उसको लिखने के लिए जिस स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस लिपि का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो एक अलग चीज़ होती है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी को हम लोग चाहें तो देवनागरी में भी लिख सकते हैं, जिसमें हम लोग का, खा, गा, वो पूरी बाराखड़ी का इस्तेमाल करते हैं एंड जनरली हिंदी को उसी तरह से लिखा भी जाता है। बट व्हाट्सएप वगैरह पे जैसे आप चैटिंग करते हो तो उसमें हम अगर हम हिंदी में भी चैट कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा लोग देवनागरी की स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते होंगे उस चैटिंग की हिंदी को लिखने में। उसमें आप रोमन अल्फ़ाबेट्स का इस्तेमाल करते हो जिसमें इंग्लिश लिखी जाती है, उसी में आप हिंदी के शब्द जो हैं वो टाइप करते चले जाते हो। तो आप चैट किस में कर रहे हो? आप हिंदी भाषा में चैट कर रहे हो, या फिर आप जो शब्द लिख रहे हो वो कौन सी भाषा के हैं? हिंदी भाषा के हैं। मगर लिखने के लिए स्क्रिप्ट कौन सी इस्तेमाल कर रहे हो तो वो रोमन हो जाएगी। अब जैसे आप यहाँ पे लिखना चाहें तो हिंदी को आप हाँ में छोटी की मात्रा, आधा, ना और दा, हिंदी ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसी को अगर आप लिखना चाहें तो रोमन का इस्तेमाल कर कर HINDI ऐसे भी लिख सकते हैं। अब शब्द वही लिखा गया है, भाषा भी जो है वही है, बट लिखने के लिए जो स्क्रिप्ट है उसका इस्तेमाल अलग अलग हो गया है। एक जगह पे देवनागरी की स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया गया है और एक जगह पे रोमन की स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया गया। तो इस बात को समझिएगा कि भाषा एक अलग चीज़ होती है और भाषा को लिखने के लिए जो स्क्रिप्ट इस्तेमाल की जाती है वो एक अलग चीज़ होती है। Most of the Ashokan inscriptions were in the Prakrit language, while those in the northwest of the subcontinent were in Aramaic and Greek. तो मैक्सिमम या फिर ज़्यादातर जो आपके अशोकन इंस्क्रिप्शंस या सम्राट अशोक के जो शिलालेख मिले हैं इसको प्राकृत भाषा में लिखा गया था। तो ये जो संदेश इन्होंने दिया है कि बड़ों का सम्मान करिए, बाकी सारे रिलीजन्स का सम्मान करिए और बाकी सारी बातें जो कहीं हैं धम्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, इसमें जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया है ज़्यादातर शिलालेखों पे, सारे शिलालेखों की बात नहीं हो रही है पर मोस्ट ऑफ द शिलालेख जो हैं, ज़्यादातर जो शिलालेख हैं वो प्राकृत भाषा में लिखे गए। इसकी वजह ये भी है कि ज़्यादातर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में उस ज़माने में प्राकृत भाषा लिंग्वा फ्रैंका का काम करती थी, यानी कि ज़्यादातर इलाकों में प्राकृत भाषा या तो बोली जाती थी या फिर कम से कम समझी जाती थी। लोग समझ जाते थे कि आप क्या बोल रहे हैं। जैसे आज की तारीख में नॉर्थ के इलाकों में हिंदी, अगर आप गुजरात में भी जाओ तो ज़्यादातर वहाँ पे प्रोमिनेंटली गुजराती बोली जाती है, बट फिर भी अगर आप हिंदी बोलो तो लोग समझ लेते हैं। इसी तरह बंगाल तरफ निकल जाओ तो बंगाली भाषा वहाँ पे बोली जाती है, बट फिर भी प्रोमिनेंटली लोग बाग समझ जाएंगे कि आप क्या बोल रहे हो। हिंदी इतना जो है थोड़ा बहुत समझ में आती है। यही बात उड़ीसा में लागू होती है टू अ गुड एक्सटेंट, महाराष्ट्र में यही बात लागू होती है, साउथ में भी टू अ ठीक ठाक एक्सटेंट तक, तमिलनाडु में थोड़ा सा इशूज़ आते हैं, मगर इसके अलावा जनरली लोग अगर थोड़ा बहुत ही सही मगर हिंदी समझ लेते हैं। तो जिस तरह, तो हम लोग एक तरीके से ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम जो पोर्शन है आपके देश का या मैक्सिमम इलाके में हिंदी बोली जाती है, हिंदी समझी जाती है। अगर बोली नहीं जाती तो कम से कम आप अपना जो है काम चला सकते हो। तो वही कहानी इस ज़माने में जब सम्राट अशोक राज किया करते थे, प्राकृत भाषा के साथ था। या तो प्राकृतिक मैक्सिमम इलाके में बोली जाती थी, या प्राकृत अगर बोली नहीं जाती थी तो कम से कम समझ ली जाती थी, लोग जो है उसको लिख पढ़ सकते थे। तो उसी लॉजिक के बेसिस पे अपन लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्यों प्राकृत भाषा जो है उसमें ज़्यादातर आपके अशोकन इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलते हैं। एंड अलग अलग जो आज के इलाके हैं जहाँ पर अलग अलग भाषाएँ बोली जाती हैं, वहाँ हर जगहों से आपको प्राकृत भाषा में लिखे हुए इंस्क्रिप्शंस मिले हैं। तो इससे भी समझ में आता है कि प्राकृत भाषा उस ज़माने में काफ़ी बड़े इलाके में बोलने में, लिखने पढ़ने में इस्तेमाल होती थी। तो एक तो ये रहा कि ज़्यादातर अशोकन इंस्क्रिप्शंस प्राकृत भाषा में देखने को मिले। हालांकि अगर नॉर्थ वेस्ट की बात की जाए, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जो अगर नॉर्थ वेस्ट के इलाके की बात की जाए, नॉर्थ वेस्ट में अफगानिस्तान का इलाका आ जाता है, तो यहाँ पर जो इंस्क्रिप्शंस देखने को मिले हैं उसमें दो भाषाओं का इस्तेमाल देखने को मिलता है, एक है एरेमिक और एक है ग्रीक। इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। ज़्यादातर जो भारत का इलाका है, आज भी जो इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्री है, इसके अंदर के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर जो शिलालेख मिल रहे हैं उसके लिए, उसमें जनरली जिस भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है वो है प्राकृत लैंग्वेज। मगर नॉर्थ वेस्ट की बात की जाए, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के प्रोमिनेंटली अफगानिस्तान के पार्ट की अगर बात की जाए, तो यहाँ पर कौन सी भाषाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है? एरेमिक भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, ग्रीक भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। मोर और लेस कहीं पर 19-20 का फर्क होगा, मगर लगभग सारे शिलालेखों में एक ही जैसी बात की जा रही है। तो चाहे प्राकृत भाषा में आपके शिलालेख लिखे जा रहे हों, उसमें भी वही संदेश दिया जा रहा है। एरेमिक या ग्रीक भाषा का इस्तेमाल नॉर्थ वेस्ट में अफगानिस्तान के इलाके में किया जा रहा है शिलालेख लिखने का, मगर संदेश फिर भी वहाँ पर वही दिया जा रहा है जो बाकी जगहों पर दिया जा रहा है। अब ये जो ज़्यादातर प्राकृत भाषा के इंस्क्रिप्शंस लिखे गए हैं, इनको लिखने के लिए जिस स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया गया है वो है ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ध्यान रखिएगा इस बात को। ज़्यादातर शिलालेख कौन सी भाषा
भाषा में है, प्राकृत भाषा में है। और ज़्यादातर ये जो प्राकृत भाषा में लिखे हुए शिलालेख हैं, इनको किस स्क्रिप्ट में लिखा गया है? इनको ब्राह्मी स्क्रिप्ट में या फिर ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। हालांकि नॉर्थ वेस्ट की बात की जाए, पंजाब और आज का जो पाकिस्तान का इलाका है, यहाँ पर भी, और अफगानिस्तान का भी एक ठीक ठाक पोर्शन जो नॉर्थ वेस्ट का है, वहाँ पर खारोश्ती लिपि का भी इस्तेमाल किया गया है। मतलब संदेश आपका प्राकृत भाषा में ही दिया गया है, मगर लिखने के लिए आपने खारोश्ती लिपि का इस्तेमाल किया है। इसके पहले वाले लेक्चर में अपन ने देख ही लिया था कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट अलग स्क्रिप्ट है और खारोश्ती जो है वो अलग स्क्रिप्ट है। एंड खारोश्ती प्रोमिनेंटली जो उस जमाने में ईरान का जो अंपायर हुआ करता था, पर्शियन अंपायर, वहाँ से आई थी। ब्राह्मी स्क्रिप्ट भारत की अपनी खुद की एंशिएंट लिपि है और इसी से आज की तारीख में जितनी भी आपकी अलग अलग भाषाएं भारत में बोली जाती हैं, हमारी इंडिक लैंग्वेजेस, इनकी स्क्रिप्ट बनकर तैयार हुई है। देवनागरी की स्क्रिप्ट भी इसी से निकल कर आई है, बांग्ला भाषा की जो स्क्रिप्ट है वो भी इसी से निकल कर आई है। इनफैक्ट जो नीचे की तरफ में साउथ में बोली जाती हैं द्रविड़ लैंग्वेजेस, इनकी स्क्रिप्ट के ऊपर भी ब्राह्मी स्क्रिप्ट का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव हमको देखने के लिए मिलता है। तो ध्यान रखने वाली बात है, प्राकृत भाषा में ज़्यादातर आपके अशोकन इंस्क्रिप्शंस हैं, ज़्यादातर इलाकों में ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखे गए। नॉर्थ वेस्ट में जो खारोश्ती लिपि का भी इस्तेमाल किया गया है। और इसी नॉर्थ वेस्ट में अगर आपको एक और भाषा में शिलालेख देखने को मिल रहे हैं, वो है अरेमिक और ग्रीक, और इनको लिखने के लिए भी कई जगहों पर आपका खारोश्ती लिपि का इस्तेमाल हुआ है। इसके अलावा अरेमिक और ग्रीक लिपि का इस्तेमाल भी आपको देखने को मिला है, बट वो प्रोमिनेंटली अफगानिस्तान में हुआ है। तो यहाँ से ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। खारोश्ती लिपि का इस्तेमाल नॉर्थ वेस्ट में हुआ है प्राकृत भाषा के शिलालेखों को लिखने के लिए। प्रोमिनेंटली ब्राह्मी स्क्रिप्ट का इस्तेमाल हुआ है प्राकृत भाषा के शिलालेखों को लिखने के लिए। अरेमिक और ग्रीक जो लैंग्वेजेस हैं उसका इस्तेमाल अफगानिस्तान में किया गया है, और अफगानिस्तान के ही शिलालेखों में अरेमिक और ग्रीक की जो स्क्रिप्ट है, अरेमिक और ग्रीक भाषा लिखने के लिए जिसका इस्तेमाल किया गया था, ये अफगानिस्तान में यूज़ हुई है। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि सम्राट अशोक ने इस बात का ध्यान रखा था कि किस क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जा रही है, प्रोमिनेंटली कौन सी भाषा समझी जाती है, और कौन सी भाषा जो है उसको किस तरह से लिखा जाता है। तो उसी स्क्रिप्ट का, उसी भाषा का इस्तेमाल कर अपना संदेश उन्होंने पहुंचाया है। इतना मैंने इसको डिटेल में इसलिए डिस्कस किया है क्योंकि यहाँ पे सवाल पूछे जाते हैं, चाहे 12वीं का एग्जाम दे लें, चाहे CVT का दे लें, या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी बैठेंगे तो यहाँ से खूब सारे सवाल बनते हैं। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि प्राकृत भाषा में सारे शिलालेख नहीं लिखे गए थे, मगर सारे प्रोमिनेंटली जो हैं ज़्यादातर शिलालेख प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। अरेमिक और ग्रीक लैंग्वेजेस का इस्तेमाल अफगानिस्तान में हुआ है, और अरेमिक और ग्रीक स्क्रिप्ट का भी इस्तेमाल जो है अफगानिस्तान में हुआ है। बाकी इलाकों में प्राकृत भाषा में जो संदेश दिए गए हैं उसको ब्राह्मी में, और नॉर्थ वेस्ट का इलाका जो पंजाब वगैरह का क्षेत्र पड़ता है वहाँ पर खारोश्ती लिपि का भी इस्तेमाल जो है आपको देखने के लिए मिलता है। चलें तो अब आगे बढ़ते, इसके पहले एक बार मैप को भी डिस्कस कर लेते हैं। मतलब ये जो कांधार में आपको शिलालेख मिला है, मनशेरा और कांधार में जो आपको शिलालेख मिला है, इसमें अरेमिक और ग्रीक भाषा और अरेमिक और ग्रीक स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया गया है। मनशेरा, शहबाजगढ़ी, तक्षशिला में भी यही कहानी है। अगर यहाँ आ जाते हैं अब कलसी में, अगर आपको जो है जो शिलालेख मिला है वो आपको कौन सी भाषा में मिलेगा? प्राकृत भाषा में, और इसको लिखने के लिए प्रोमिनेंटली यहाँ पर इस्तेमाल किस लिपि का किया गया है? तो जवाब हो जाएगा यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है ब्राह्मी लिपि का। अब नॉर्थ वेस्ट में जो थोड़े बहुत शिलालेख कहीं पर मिले हैं तो उसके लिए खारोश्ती लिपि का भी इस्तेमाल किया गया है, मगर लैंग्वेज फिर भी प्राकृत रही है, और ये बात इस इलाके में मिलने वाले शिलालेखों के ऊपर ज़्यादा प्रोमिनेंटली लागू होती है। चलें आगे बढ़ते हैं।